हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने क्रिएटिव रोल्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारे 8 स्टैंडर्ड के सिविक्स का हमारा थर्ड चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे। और आज यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हम आधे चैप्टर जो है कवर भी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस में हम लाते रहे, आपके लिए चीजें प्रोवाइड करते थे, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और हम चीज आपके लिए प्रोवाइड कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाने वाला, मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में सिखाने वाला। और यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, सबसे पहली चीज मैं आपको वो बता देता हूँ। यूनियन एग्जीक्यूटिव समझने से पहले कुछ जो बेसिक्स वाली जो पार्ट्स है वो मैं आपको बता दूं, जिससे आपको क्लैरिटी जो होगी कंसेप्चुअल वो और भी ज्यादा अच्छे से मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, हम हमारे जब भारत देश की बात करते हैं, तो हमारा जो भारत देश है वो कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, वो फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। तो ये फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम में बेसिकली क्या क्या आता है, जो गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल पे काम करती है हमारे देश में। अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल पे, कौन से लेवल पे काम करती है? पहला होता है हमारा सेंट्रल लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका जो कंट्रोल होता है सेंटर से होता है। ठीक है, जो जितने भी स्टेट है सभी पे उसका कंट्रोल चलता है। और दूसरा जो गवर्नमेंट चलता है वो हमारा कौन सा चलता है? वो स्टेट गवर्नमेंट हमारा चलता है। जहाँ पे अगर जैसे कोई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट होगी तो उसका जो कंट्रोल होगा, उसका जो पावर होगा, सिर्फ महाराष्ट्र के टेरिटरी तक चलेगा, महाराष्ट्र के बॉर्डर्स तक ही चलेगा। समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फेडरल सिस्टम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आपके 3 मेन पिलर्स एक्चुअली होते, 4 मेन पिलर्स बोला जाता है। मैं यहाँ पे आपको चारों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला चीज क्या आता है? सबसे पहली चीज जो आती है वो लेजिस्लेचर आता है। कौन आता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, कानून बनाना। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? लेजिस्लेचर में जब मैं बात करता हूँ, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है, हमारा पार्लियामेंट आता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो आते हैं। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस आते हैं हमारे सेंटर में, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। समझ में आ गया? फिर वहीं पे हमारे कौन आते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं। ठीक है, और तीसरे कौन आता है? हमारी जुडिशरी आती है। एग्जीक्यूटिव की जब मैं बात करता हूँ तो एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं? बेसिकली यहाँ पे जो लॉज बनते हैं, यहाँ पे जो कानून बनते हैं, उन कानून को इंप्लीमेंट करने वाले कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में कौन इंक्लूड होता है? एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात करें, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में काम क्या किए जाते हैं। जुडिशरी की हालांकि हम बात करें तो जुडिशरी में कोई आपका अलग 2 लेवल पे नहीं काम करता, उसकी एक इंटीग्रल बॉडी है। ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। फिर वहीं पे आपका फिर आता है हाई कोर्ट आता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट्स आते हैं, जो इस तरीके से चीजें क्या परफॉर्म क्या होती है। आज इस चैप्टर में बेसिकली हम यूनियन में कौन से एग्जीक्यूटिव है, उनका क्या काम है, उनका क्या कर्तव्य है, इस चीज के बारे में हम समझने वाले हैं और देखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीज समझते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हमें देखने मिलता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी समझा दी। ये जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझा दिया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब इंडियन एग्जीक्यूटिव में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? 3 लोग आते हैं। एक प्रेसिडेंट आता है, एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और एक हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यू माइट हैव हर्ड अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर, आपने एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, अपने हेल्थ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, अपने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में सुना होगा। तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या बोला जाता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कायदे कानून है, उस कायदे कानून के हिसाब से हमारी कंट्री का जो सुप्रीम हेड, मतलब जो हेड है, हेड ऑफ द कंट्री, वो हेड ऑफ द कंट्री कौन है? वो हेड ऑफ द कंट्री हमारे प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक प्रेसिडेंट का पोजीशन हासिल करना, या फिर उस पोजीशन पे क्या, उस पोजीशन पे काम करना, एक बहुत ही प्रेस्टीज का प्रेस्टीज माना जाता है। साथ ही साथ एक बहुत सम्माननीय जो औहदा क्या माना जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, सारे एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? आपके प्रेसिडेंट के पास क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो तारीफ किसकी होगी? प्रेसिडेंट की होगी। अगर कुछ खराब होगा तो खराबी किसकी होगी? प्रेसिडेंट की। ये बुक किस नॉलेज के हिसाब से अगर हम बात करें। लेकिन अगर जब मैं रियलिटी की बात करता हूँ तो रियलिटी में हम देखते हैं कि सबसे जितने भी डिसीजन होते हैं वो लेता कौन है? वो डिसीजन लेने वाले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है
तो एक्चुअल रियलिटी में जो वाहवाही होती है वो किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। अगर कुछ खराब होता है तो वही बुरा किसे कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। सारे इल्जाम किस पे लगते हैं? प्राइम मिनिस्टर को लगते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो रियलिटी में अगर हम बात करें तो रियलिटी में आपका जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर है। हमारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वहीं अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट के एक नॉमिनल हेड है। सर नॉमिनल हेड मतलब क्या होता है? नॉमिनल हेड मतलब एक ऐसा हेड जो सिर्फ नाम के लिए हेड है, एक्चुअल में हेड है क्या? नहीं, एक्चुअल में हेड नहीं, वो सिर्फ नाम के लिए हेड है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नॉमिनल हेड क्या बोलते हैं। यह चीज क्लियर हो गया आप सभी को? मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे हम एक चीज समझनी चाहिए कि हम जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस में हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है? हम प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या करते हैं? वोट क्या डालते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करता हूँ तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब एक ऐसा इलेक्शन जहां पे देश की जो जनता होती है, जो आम जनता होती है, वो क्या करती है? वो वोटिंग बूथ में जाती है और वोटिंग बूथ में जाके क्या वोट डालती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस मतलब एक ऐसे इलेक्शंस होते हैं जहां पे आम जनता वोट नहीं करती है। आम जनता के द्वारा जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जब चुनते हैं आपके आम जनता के बिहाफ पे तो उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है? प्रेसिडेंट के लिए भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? ठीक है? जो जहां पे जो कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन पीपल वोट करते नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, वो डायरेक्टली आपके इलेक्ट के द्वारा किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर्स बैठे होते हैं उनके द्वारा क्या चूज क्या किए जाते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो टेन्योर होता है, अगर एक बंदा प्रेसिडेंट बनता है तो कितने साल तक प्रेसिडेंट बनता है? तो उसकी जो टेन्योर होती है वो कितनी ईयर्स की होती है? 5 ईयर्स की होती है। ठीक है? आप जो बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज क्या होनी चाहिए। और फिर जो वो बंदा है, वो बंदा क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या अप्लाई कर सकता है, फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या ले सकता है। क्लियर हो गया? अब जब आपने देखा होगा, जब कभी भी कोई मिनिस्टर होता है, जब कभी भी हमारे कोई लीडर्स होते हैं, जब कोई पोजीशन लेते हैं, कोई पोजीशन ग्रैब करते हैं, तो हमने हमेशा ये देखा है कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शपथ लेते हैं। सही बात है। अब जब शपथ लेते हैं तो सेम तरीके से प्रेसिडेंट भी क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, जहां पर ये पूरी जवाबदारी लेते हैं, ये पूरी इनके ऊपर जिम्मा रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह की जो हानि है वो नहीं पहुंचने देंगे। ये क्लियर है? तो यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिया। अब आगे बात करते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट की और एक दो चीज है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस दी जाएगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस देगी, उस एडवाइस के हिसाब से क्या काम करेंगे। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है? अगर प्रेसिडेंट जो सुप्रीम हेड है, जो देश का सबसे पहला इंसान जाना जाता है, अगर वो किसी भी तरह की गलती करता है, किसी तरह की अगर मिसयूज करता है अपने पावर को, तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं? वो उनको क्या निकाल सकते हैं, उस पोजीशन से निकाल सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? डन। और ये इम्पीचमेंट में होता है क्या? बेसिकली जैसे लोकसभा और राज्यसभा हमारे दो हाउसेज होते हैं। अब इन दोनों ही हाउसेज में अगर कोई हाउस क्या कर रहा है? एलिगेशन लगा रहा है। एलिगेशन लगाने के बाद क्या होता है? उसके ऊपर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अब देखा जाएगा, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी मतलब 100 लोग हैं तो हमें 50 आधे से ज्यादा लोगों की सहमति नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए रहेगा? हमें आधे से ज्यादा मतलब 75% वोट्स क्या चाहिए रहेंगे उनको निकालने के लिए। अगर 75% से कम वोट क्या करते हैं? उनके फेवर में जाते हैं तो उनको निकाला नहीं जाता है। यह क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। बाकी का जो पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने ग्रेट यूट्यूब चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।